विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने इन अंकल जी को तो जरूर ही देखा होगा और आप में से बहुत लोग इन्हें जानते भी होंगे। जो नहीं भी जानते होंगे वो ये तो जानते ही होंगे कि सर जी हमें मार्वल की हर एक मूवीज में दिख चुके हैं, चाहे वो मार्वल मूवीज सोनी की हो, फॉक्स की हो या डिज्नी की हो, मार्वल स्टूडियोज के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। सर जी आपको 2019 से पहले किसी न किसी मार्वल मूवीज या टीवी शो में कहीं न कहीं जरूर दिख जाएंगे। लाइव एक्शन तो लाइव एक्शन, सर जी ने अपनी अपीयरेंस एनिमेटेड मूवीज और टीवी शोज में भी दी है। वेल, अब जिन्हें नहीं मालूम मैं उन्हें बता दूं कि ये थे स्टैन ली, जो एक अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर थे जिन्होंने मार्वल के आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्रिएट या को क्रिएट किया है। और आज जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अस्तित्व आप देखते हैं वो इन्हीं की लिखी कई सारी कहानियों और बनाए हुए कई सारे कैरेक्टर्स पर बेस की जाती हैं। यही कारण है कि मार्वल उन्हें अपनी एमसीयू या नॉन एमसीयू मूवीज में एज एन ईस्टर एग फीचर किया करता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर अब ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स बन रहा है। ऐसे में स्टैन ली का कैरेक्टर जो मार्वल के हर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था, आखिर अब उसका सेंस क्या बनेगा और स्टैन ली के इन मूवीज में अपीयरेंस होने का क्या असल मेन मोटिव हो सकता है और क्या स्टैन ली का कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में क्या रोल प्ले किया करता होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि स्टैन ली के कैमियोज की मार्वल के अंदर शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई। तो अगर बात करें कैमियोज की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत कॉमिक बुक से हुई थी, जहां पर हमें 1941 के ऑल विनर कॉमिक सीरीज में स्टैन ली का अपीयरेंस हमें एक टेक्स्ट पोर्ट के रूप में दिखा था और इसी तरह का अपीयरेंस 1961 तक स्टैन ली ने कॉमिक बुक्स में दिया और फाइनली स्टैन ली ने मार्वल यूनिवर्स के अंदर अपना ऑफिशियल क्रॉसओवर ह्यूमन फॉर्म में दिया 1961 के फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 10 में, जहां में उनके साथ जैक कर्बी भी इस कॉमिक बुक के अंदर दिखे थे, जिनके साथ स्टैन ली ने मिलकर मार्वल के फैंटास्टिक फोर टीम को क्रिएट किया था। पर यहाँ पर इन दोनों क्रिएटर्स का चेहरा इस कॉमिक बुक में कवर कर दिया गया था। फिर भी मार्वल फैंस को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई, जहाँ पर कई फैंस ने फैन मेल लिखकर इस चीज को आगे भी कंटिन्यू रखने का सजेशन दिया। इसीलिए एज एन ईस्टर एग आर्टिस्ट उन्हें कई बार कॉमिक बुक के अंदर ड्रॉ कर दिया करते थे और ये बेसिकली रीडर्स और कॉमिक बुक क्रिएटर्स के बीच के एक इनसाइड जोक की तरह था। और इसी ट्रेडिशन को आगे एनिमेटेड टीवी शोज और मूवी टीवी शोज में भी कंटिन्यू किया गया, जिसके कारण स्टैन ली का पहला ऑफिशियल मूवी डेब्यू हल्क की टीवी मूवी थी, जो 1989 में रिलीज हुई थी। वहीं पर 1990 के स्पाइडरमैन एनिमेटेड टीवी शो में स्टैन ली ने एनिमेटेड फॉर्म में अपना प्रॉपर कैमियो दिया और इसी में उनका अपना सेपरेट यूनिवर्स भी दिखाया गया, जो उस समय मार्वल फैंस के लिए बहुत माइंड ब्लोइंग होगा। वहीं दूसरी ओर उनके दोस्त और को क्रिएटर जैक कर्बी एक कैमरा शाई पर्सन थे। यही कारण है कि हमें उनका कभी कोई कैमियो देखने को नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली 1994 में जैक कर्बी की डेथ के बाद ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी स्टैन ली पर आ गई और स्टैन ली ही मार्वल के अल्टीमेट फेस बन गए, जिसके कारण हमें उनका थियोरेटिकल कैमियो सन 2000 की एक्समैन की मूवी में दिखा और इसी ने स्टैन ली के कैमियोज का ट्रेडिशन चालू कर दिया। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि ये कैमियो होता नहीं अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर टॉम डिसेंटो स्टैन ली के इस कैमियो को कन्विंस नहीं करते, क्योंकि स्टैन ली का उस समय मार्वल के साथ एक लीगल बैटल चल रहा था, जिसके कारण वो खुद को मार्वल से दूर रखना चाहते थे। लेकिन टॉम डिसेंटो ने इस बात को कन्विंस किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर आप नहीं होंगे तो आपके बिना मार्वल नहीं होगा। और भैया यहीं से थियोरेटिकल मूवीज के अंदर स्टैन ली के कैमियो की भी शुरुआत हो गई, जो मूवीज के अलावा भी कई सारे टीवी शोज के साथ साथ वीडियो गेम्स में भी बढ़ी। और चाहे सोनी हो, फॉक्स हो, यूनिवर्सल हो या डिज्नी, हाँ डिज्नी, क्यों बिग हीरो 6 का स्टैन ली का कैमियो आप भूल गए? बिग हीरो 6 मार्वल की बनाई हुई सुपर हीरो टीम है, जिस पर डिज्नी मूवी लेकर आया, तो उनका इस मूवी में दिखना तो ऑब्वियस था। स्टैन ली हमें मार्वल की क्रिएटेड हर एक मीडियम में देखने को मिले हैं, अगर किसी बड़े फॉर्म में नहीं तो किसी छोटे फॉर्म में ही सही। पर अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स बन रहा है, जहां पर कैरेक्टर्स के ईस्टर एग हिंट्स और नाम सुनकर ही लोगों के बीच में सनसनी फैल जा रही है। ऐसे में स्टैन ली के कैमियोज का भी कोई न कोई रीजन जरूर होना चाहिए। चलिए अब इस बात को भी एनालाइज करते हैं। अगर मार्वल के स्टैंड पॉइंट से देखें तो मूवीज के अंदर स्टैन ली को रिप्रेजेंट करने का मेरे हिसाब से इसके पीछे कोई खास प्रॉफिटेबल मोटिव नहीं था, बट ये मोर ऑफ अ ट्रिब्यूट था, क्योंकि स्टैन ली ने ना ही मार्वल के कई सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट और को क्रिएट किया है, बल्कि उनके आखिरी सांस तक उनके अंदर मार्वल और उसके कैरेक्टर्स को लेकर एंथुसियाज्म ने ही मार्वल को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। इसीलिए मार्वल की मूवीज में उन्हें मार्वल के सिंबल की तरह दिखाया गया और मार्वल में उनके ऑसम काम के लिए उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया।
और स्टैन ली का कैमियो फैंस को भी पसंद इसलिए आया क्योंकि ये मार्वल के फैंस के लिए एक ऑसम ईस्टर एग तो था ही साथ ये मार्वल के ऑनगोइंग एक्शन में एक स्पीड ब्रेकर का काम करता था। ऊपर से स्टैन ली का रिएक्शन इन सीन्स को और भी ऑसम बनाया करता था, इसीलिए मार्वल इस ट्रेडिशन को फॉलो करता गया। वहीं पर स्टैन ली को भी इन अपीयरेंसेस को देने में बहुत मजा आया करता था और उनके हिसाब से उनका कैरेक्टर भले ही कुछ समय के लिए दिखता था, पर उन्हें अपनी फेवरेट सुपरस्टार एरल फ्लिन की तरह एक एक्टर बनने का मौका मिलता था। अब भैया ये तो बात हो गई स्टैन ली और मार्वल के पॉइंट ऑफ व्यू की, पर अगर बात करें हम फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक कैरेक्टर जो मार्वल के हर एक सेपरेट यूनिवर्स का हिस्सा रह चुका है, उसे बस ये कहना कि ये सिर्फ एक ईस्टर एग था, मार्वल के फेज 4 आने के बाद अब थोड़ा अनडाइजेस्टेबल लग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, स्टैन ली मार्वल के हर सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के अंदर हर जगह प्रेजेंट है। इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर स्टैन ली के कैरेक्टर का सेंस मार्वल यूनिवर्स के अंदर आखिर है क्या। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी आने से पहले बहुत सारे लोगों ने इस बात को थ्योराइज किया था कि स्टैन ली का कैरेक्टर बेसिकली एक वॉचर है, जो बेसिकली ब्रह्मांड की एक बहुत पुरानी स्पीशीज है जो सारे के सारे मल्टीवर्स पर नजर रखती है। इस थ्योरी को मार्वल ने फाइनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में रिजेक्ट कर दिया, जहाँ पर उन्होंने स्टैन ली को एक वॉचर का मैसेंजर दिखाया, जो ऐसा अपीयर होता है कि वो एक नॉर्मल बीइंग है। यही कारण है कि उसे स्पेस सूट पहनने की जरूरत पड़ी और वो बेसिकली वॉचर्स के लिए पूरे के पूरे मल्टीवर्स में एडवेंचर करता है। अगर थ्योरी लगाई ही जाए तो मेरे हिसाब से मल्टीवर्स में किसी एक इंसान का एक साथ प्रेजेंट रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हो सकता है कि वॉचर्स ने स्टैन ली जैसे कई और मैसेंजर्स बनाए हों जो वॉचर्स को अपनी यूनिवर्स की खबर देते हैं। वहीं पर मार्वल की कर्ता धर्ता यानी केविन फाइगी के हिसाब से स्टैन ली का कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स के अंदर कॉस्मिक बाउंड्रीज और रियलिटी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। यही कारण है कि मैं स्टैन ली का कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ साथ मार्वल के दूसरे यूनिवर्सेस में भी हर जगह प्रेजेंट दिखा। तो मेरे हिसाब से स्टैन ली का कैरेक्टर मार्वल के अंदर कोई बड़ा कॉस्मिक बीइंग भी हो सकता है जो गॉड के बराबर इक्विवेलेंट हो। पर अब जब रियल लाइफ में स्टैन ली हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो अब उनकी जगह कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर मैं इस बात का एक सेंटेंस में जवाब दूं, तो जवाब होगा कोई नहीं। स्टैन ली की जगह कोई भी नहीं ले सकता और इसी चीज को मार्वल स्टूडियोज की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विक्टोरिया अलोंसो भी कह चुकी हैं। कुछ रूमर रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज डेडपूल को स्टैन ली की जगह हर जगह दिखाने का प्लान बना रहा है, जो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे आप सीन्स के बीच में किसी ईस्टर एग की तरह नहीं दिखा सकते। ऊपर से ये एक मेन मार्वल कैरेक्टर है और अगर यही मार्वल यूनिवर्स के अंदर ऐसे ही घूमने लगेगा तो इसकी कहानी अलग से समझानी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि मार्वल मूवीज के अंदर हो सकता है कि मैं आगे भी कई सारे स्टैन ली के ईस्टर एग्स और हिंट्स देखने को मिल सकते हैं जो स्टैन ली की ही प्रेजेंस का काम कर सकते हैं। वैसे मैं एज अ फैन मार्वल स्टूडियो से एक बात की जरूर उम्मीद करूंगा कि वो हमें स्टैन ली के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर के सारे एडवेंचर्स को किसी एनिमेटेड मूवी या टीवी शो के फॉर्म में जरूर दिखाएं और एक बार इस कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस को मार्वल के अंदर क्लैरिफाई कर दें। तो गाइज ये थी मेरी कोशिश मार्वल के अंदर स्टैन ली के एग्जिस्टेंस को समझाने की। पर्सनली मैं स्टैन ली का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं और उनकी जगह मेरे लिए तो कोई नहीं ले सकता। मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक एक्सपेरिमेंटल थॉट के ऊपर बनाई है और मेरा स्टैन ली को कहीं से भी डिसरिस्पेक्ट करने का इरादा नहीं था। फिर भी अगर इस वीडियो में मुझसे कहीं गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में अपनी थ्योरी बताइए, आपके हिसाब से मार्वल के यूनिवर्स के अंदर स्टैन ली के एग्जिस्टेंस का क्या सेंस बनता है। हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.